नमस्कार, उत्तरायणी खास खबर देखने अब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। देहरादून में स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी की नई दरों के प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय बाजारों में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई नई दरों का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। खाने पीने और रोजमर्रा की नई वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे आम लोगों की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को बचत उत्सव करार दिया और कहा कि इससे उपभोक्ता ही नहीं, दुकानदारों को भी फायदा मिला है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार जताया। गरीब लोग, आम जनता, सामान्य जनता, सभी वर्गों के लिए जो ये सोनी की दरों में कमी की है, इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग आईडी नीचे करो यार, बेचने वाले हैं, अलग अलग यार आईडी गया हूँ, सभी ने आईडी नीचे करो यार, उल्टे ऊपर बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई मेरे आईडी आ रही है। और जो जरूरतमंद चीजें जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था कल, मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान से तमाम रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज की साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधान। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उपस्थित हैं। सेव प्रभारी रेखा वर्मा के साथ पार्टी के नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ मैनेजमेंट और संगठन सुदृढ़ीकरण पर विशेष निर्देश दिए। भाजपा का मुख्य फोकस उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता वापसी पर है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। आज आदमी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक वो कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत हो, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति में समाज के खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। अंत्योदय को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यही नहीं, मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज जहां एक और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से न केवल नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, बल्कि हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और गति मिली है। कल मैं 2 दिन से लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सभी से आह्वान किया है कि हम सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों से, विक्रेताओं से संपर्क करेंगे। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि पहले दिन और दूसरे दिन, 2 दिन में, अभी तीसरे दिन भी इसके बाद जाने का कार्यक्रम है। तो मैं 2 दिनों जिन जिन प्रतिष्ठानों पर गया हूं, उनके चेहरों को देखकर, उनकी बात में उत्साह देखकर सच में मेरा भी उत्साह बढ़ गया। पूरे दिन भर काम मुझे कहा कि एक तो हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है। तो मैंने कहा आपकी बिक्री बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन जो खरीदार आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं जो भी खरीदार आ रहे हैं वो भी जो है प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का धन्यवाद है। अब तक सस्ता हो गया, जो बड़ा स्लैब था एक, उसको घटा के और लगभग जो भी हमारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस सभी की सभी सस्ती हो गई है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की शक्ति से संपूर्ण विश्व परिचित हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हैं कि कैसे भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कैसे नवाचार कर रहा है, कैसे नए नए निर्णय ले रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई बड़ा शहर आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में वो साहस और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई कर पाते। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे और पाकिस्तान को कोसकर चुपचाप बैठ जाया करते थे। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, जैसे उरी हमले का जवाब सर्जिकल। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के मामले में गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को क्लीन चिट दी गई है। जांच में स्पष्ट हुआ कि BKTC ने ना तो खुद सोना खरीदा और ना ही गर्भगृह में सोना लगवाया, बल्कि केवल दानदाताओं के सहयोग का माध्यम बनी। इस मामले में कई आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष को भी सकारात्मक पहल की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जांच में पारदर्शिता बनी रहे और सब सही पाया गया। वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है, तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए। उत्तराखंड में पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। पिथौरागढ़ के पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र में 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह अनोखी दौड़ होगी। खास बात यह है कि इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे। पर्यटन सचिव धीरज घबरियाल ने बताया कि आगामी 2 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर यह मैराथन सीमांत गांव और पवित्र स्थलों से होकर गुजरेगी। प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां होंगी, जिसमें देश भर से एथलीट शामिल होंगे। आयोजन की सफलता के बाद 2026 में माणा नीति घाटी में अगली मैराथन होगी, जिसमें विजेताओं को 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ है हमारे राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे तो प्रदेश में हम लोग पहली बार एक हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ के जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज को उसको प्रमोट करना है, और बॉर्डर्स में जो एक वाइब्रेंट विलेज की अवधारणा है कि बॉर्डर्स में बॉर्डर एरियाज में एक्टिविटी चलती रहे और सेना के साथ साथ जो देश की सेवाओं को सुरक्षित रखने का काम वहाँ के लोग करते हैं और उनकी वजह से वो बॉर्डर एरियाज में भी लगातार एक्टिविटीज़ हों और उन एरियाज में मैक्सिमम रोजगार मिले। तो वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतना जरूर है कि उन एरियाज में इन एक्टिविटीज़ की वजह से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्य अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने आज श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने दर्शन, पंक्ति, पूजा काउंटर, भंडारण कक्ष, कार्यालय और प्रसाद काउंटर का जायजा लिया। मंदिर परिसर में नवरात्रि पूजा पंडाल में मां दुर्गा, माता लक्ष्मी और देवी उर्वशी के दर्शन भी किए। इससे पूर्व उन्होंने हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ BKTC के नवनिर्मित कार्यालय कक्षों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अब तक 29 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। नवरात्र पर श्रद्धालुओं का लगातार आगमन जारी है। बरसात के बाद हरिद्वार में बढ़ रहे मच्छरों और डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है।
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडेक ने कहा कि मच्छरों के स्रोत को खत्म करने और लगातार फॉगिंग से ही बीमारियों पर नियंत्रण संभव है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सफाई और फॉगिंग अभियान तेज किया गया है। ग्राम प्रधानों को लिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं और ब्लॉक स्तर पर फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। नगरीय और ग्रामीण इलाकों में टीमें लगातार काम कर रही हैं। डंपिंग जोन की सफाई और जागरूकता अभियान भी जोरों पर है। देखिए, सबसे पहले तो डीपीआरओ साहब को इसमें आदेश कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रधानों को एक पत्र लिख लिया है, जिसमें हमारे एडीओ पंचायत हैं और जो वहाँ पे संबंधित प्रधान हैं, वो मिलके जहाँ-जहाँ भी वाटर लॉगिंग के हमारे ऐसे इश्यूज हैं, उसको तत्काल जो है उसको डी वाटरिंग करा जाए और वहाँ नाला अगर बना के निकासी करवाना है तो उसमें भी निकासी करवाएं, ताकि जो हमारा ठहरा हुआ पानी है उसकी निकासी हो जाए और वो खत्म हो जाए, जो हमारा सोर्स है डेंगू के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो हमें सभी संबंधित प्रधान और एडीओ पंचायत को आदेश कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीम है, हमारे जो बीडीओज हैं, उनके पास फॉगिंग मशीन्स हैं। नगरीय क्षेत्र है तो ईओस के पास है फॉगिंग मशीन्स, और हमारी जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो भी पूरी एक्टिव है। तो लगातार जो है वो फॉगिंग भी ग्राम स्तर पे भी की जा रही है और नगरीय क्षेत्र में नगर स्तर पे भी की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो सोर्स है उसको हम लोग खत्म कर दें और लगातार फॉगिंग हो, और उसके अलावा जहाँ जहाँ ऐसे ग्रामीण एरिया में कहीं गंदगी है और कहीं डंपिंग जोन बना हुआ है या जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा है, उसको भी क्लियर करने के लिए आदेश कर दिया गया है। और इसके अलावा 2 अक्टूबर तक हमारे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्दोष होने की कामना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है। महेंद्र भट्ट ने इस नोटिस को राजनीति का विषय नहीं बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्हें नोटिस मिला है। सीबीआई उनके आवाज़ के नमूने लेगी और अगर वे निर्दोष हैं तो सीबीआई कार्यालय जाकर ये सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, केवल सीबीआई का नोटिस उनको विधानसभा चुनाव में बन गया है। पिछली बार से अब तक लगभग 5-7 बार उनको नोटिस मिल चुके हैं और वो हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि सीबीआई के पास जाकर वो निर्दोष साबित हो। लेकिन इस प्रकार का राजनीतिक इशू बनाना, आखिर स्टिंग का सब लोगों ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। उनकी आवाज का नमूना लिया जाएगा। उनकी आवाज नहीं होगी तो सीधी बात है कि भाई वो असत्य है। लेकिन अगर जांच की मांग भी उन्होंने की, जांच कराने वाले भी उन्हीं के दल में है, तो जो जांच है तो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी के तहत दीप्ति रावत भारद्वाज को भाजपा प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया और सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस नए पद पर नियुक्त होने की शुभकामनाएं दी। दीप्ति रावत ने अपनी उपलब्धि को जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि वे पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ निभाएंगी। उन्होंने प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा से जोड़ने और पार्टी के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि इससे 2027 में भाजपा की शानदार जीत सुनिश्चित होगी। मैं कहूँगी कि उपलब्धि के रूप में नहीं, इसको तो हम जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। जब पार्टी का कोई ऐसा दायित्व मिलता है तो आपको दायित्व निभाना पड़ता है, और उपलब्धि तब होगी जब हम उत्तराखंड की महिलाओं को 100% मैं कहूँगी महिलाओं को, जिसको प्रदेश भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद स्पष्ट किया कि उनका मुख्य फोकस प्रदेश भर में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल तथा लोकल फॉर ग्लोबल तक पहुंचाने पर रहेगा। इसके लिए वे स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय महिलाओं के साथ निरंतर समन्वय करेंगी। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा से जोड़कर पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाएगा। उनका उद्देश्य 2027 में भाजपा की विजय सुनिश्चित करना है और संगठन की हर गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। पहले तो नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। और हमारी प्राथमिकताएं तो पार्टी को आगे बढ़ाने की हैं, और लगातार अभी जो अभियान है सामने वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश भर में हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए उनके लिए वोकल होना, वोकल फॉर लोकल होना, और फिर लोकल टू ग्लोबल उनको लेके जाना, बाहर तक लेके जाना, ये उद्देश्य पार्टी का रहेगा। और कैसे हमारी युवा, महिला और जितने जो और जैसे अभी क्योंकि आने वाले बहुत सारे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनमें कैसे सब लोग अपने यहाँ बनी भारत। बागेश्वर नगर पालिका में नए प्रभारी अधिशासी अधिकारी के रूप में हयात सिंह परिहार ने कार्यभार संभाल लिया है।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नगर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाना रहेगी। मानसून काल में क्षतिग्रस्त पैदल और वाहन मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा। नगर की झाड़ियों की कटाई, सौर ऊर्जा आधारित नई स्ट्रीट लाइटें लगाने और टैक्स व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका की आय बढ़ाकर इसे और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। मैं समस्त आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं पुनः एक साल लगभग 4 महीने योग के पद पर रहने के बाद आज शासन द्वारा मुझे पुनः नगर पालिका परिषद बागेश्वर में प्रभारी योग का दायित्व सौंपा है। मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा कि मैं नगर की साफ सफाई मेरा सबसे मुख्य कार्य रहेगा। नालियों की सफाई है, झाड़ी कटान है, और जो हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं अभी तक हमारे बिजली के पोल जो हैं काफ़ी दूर दूर में हैं। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम सौर ऊर्जा के पोल नगर क्षेत्र में लगाएं जिससे हर आदमी को विद्युत की सुविधा मिल सके। उसके बाद में जो है नगर का हमारा टैक्स है और नगर की जो हमारी आय है, इन चीज़ों में मेरा प्रमुख फोकस रहेगा। जी, पालिका सफाई अभियान चलाएगी और मैं आगे को भी मेरा प्रयास रहेगा कि मानसून सत्र में हम पालिका बोर्ड में माननीय अध्यक्ष महोदय के दिशा निर्देशानुसार कुछ सफाई, जैसे हम उतरनी महीने में अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखते हैं, मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कुछ सफाई कर्मचारियों की और मांग करूंगा, ताकि मानसून सत्र में जैसे हमारी रास्तों में काई जम जाती है, रास्तों में नालियों के किनारे झाड़ी उग जाती है, वो कार्य में सबसे पहले प्राथमिकता के साथ। भूलारानी इलाके में तड़के पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सुबह 5 बजे लगी आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और आसपास के घरों तक लपेटें पहुंची, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। फायर टीम के साथ किच्छा, पंतनगर और सिडकुल से बुलाए गए टैंकर आग बुझाने में जुटे। अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया ने मौके पर आग के कारण और नुकसान का आंकलन शुरू किया। स्थानीय लोग प्रशासन से गोदामों की सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था पर कड़े सवाल उठा रहे हैं। कारण का तो बाद में पता चल पाएगा जब हम जांच करेंगे। अभी 7 से 8 गाड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें रुद्रपुर फायर स्टेशन हो गया, पंतनगर हो गया, किच्छा की फायर यूनिट हो गई और सिडकुल से भी हमने कुछ गाड़ियां मंगवाई हैं। तो लगातार फायर फाइटिंग चल रही है, कंट्रोल है अभी फायर। ऐसा नहीं हो सकता, बाकी हम एक बार जांच करेंगे। तभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1-1.5 घंटे तक नहीं हुआ है। उसके बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बार हम जब जांच करेंगे तब पता चल पाएगा एग्जैक्ट कि कितने बजे कॉल आई, क्योंकि जब हमारे पास कॉल आएगी तभी हम बता सकते हैं कि कितने बजे हमारी गाड़ी हमारे फायर स्टेशन से। चंपावत के गंगनौला ग्राम सभा के चनोड़ा तोक में एक 2 मंजिला लकड़ी के मकान संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना फायर स्टेशन को दी। मौके पर पहुंची फायर टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दोनों परिवार बेघर हो गए। राजस्व विभाग ने मौके पर नुकसान का आंकलन किया। पीड़ितों ने प्रशासन से शीघ्र मुआवजे की मांग की है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और मां दुर्गा के 9 रूप में से तीसरे रूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मां चंद्रघंटा सौम्यता और वीरता दोनों का प्रतीक मानी जाती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है, जो देखने में घंटा जैसा प्रतीत होता है। इस विशेष रूप में मां दुर्गा भक्तों के संकट हरने और साहस शक्ति प्रदान करने के लिए पूजी जाती है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्त सुबह से ही मंदिरों में मां चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और हरिद्वार के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से भारी भीड़ उमड़ी रही। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त सुबह से लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें खीर, दूध और सफ़ेद मिठाइयों का विशेष भोग अर्पित कर रहे हैं। मां चंद्रघंटा का रूप सौम्यता, शांति और वीरता का प्रतीक है। देहरादून के प्रेमनगर स्थित साई मंदिर सर्वशक्ति सिद्ध पीठ में आगामी 4 अक्टूबर को खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में कैंट विधानसभा क्षेत्र की विधायक सविता कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में कई नामी भजन गायक भाग लेंगे और श्याम भक्तों को अपने भजनों से मंत्रमुग्ध करेंगे। यह आयोजन भक्ति में माहौल में श्याम भक्ति को समर्पित रहेगा और स्थानीय लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगा। सभी भक्तों और शहरवासियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। चावला जी के द्वारा खाटू श्याम जी की जो भजन संध्या यहाँ आयोजित की जा रही है,
उसके लिए आप सभी भक्तजन आमंत्रित हैं। मैं छोटा सा परिचय खाटू श्याम जी के बारे में देना चाहूंगा। खाटू श्याम जी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कल युगी अवतार माना जाता है, उसी रूप में पूजा जाता है। उनका असली नाम तो बर्बरीक था, जो महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच के रूप में थे। खाटू श्याम जी को हम हारे का सहारा भी कहते हैं, क्योंकि वो हर हारे हुए व्यक्तियों को। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।